आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रियल लाइफ जे क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए यार 41 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ कहीं मत जाइए, क्वेश्चंस को सुनिए। अभी एग्ज़ाम नज़दीक है एनटीपीसी का, तो हम पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो कम समय में हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएँ, इसीलिए मैं आपके लिए 41 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कम समय में एकदम जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1967 में पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट परफॉर्म इन 1967 में तो किया गया है, लेकिन कहाँ किया गया है? प्रिटोरिया में या ब्लामफॉन्टेन में, केपटाउन में, जोहान्सबर्ग में, कौन सी जगह में किया गया है? तो जल्दी पता है, तो ये केपटाउन में किया गया है। ठीक है, केपटाउन में तो किया गया, लेकिन केपटाउन के कौन से हॉस्पिटल में किया गया है हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 3 दिसंबर को गया है। कब? 3 दिसंबर 1967 को दक्षिणी अफ्रीका डॉक्टर क्रिस्टियान, डॉक्टर का नाम क्या था? क्रिस्टियान बर्नार्ड ने केपटाउन के कौन से शहर में, कौन से हॉस्पिटल में? तो ग्रोट स्यूरर हॉस्पिटल में। क्या? ग्रोट स्यूरर हॉस्पिटल में मानव हृदय प्रत्यारोपण के लिए दुनिया का पहला प्रदर्शन किया गया। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी शहर हैं, जिनका क्या है, एक कार्यकारी शहर है प्रिटोरिया, न्यायिक में कौन आ गया? तो ब्लामफॉन्टेन, और विधायी में कौन आ गया? तो केपटाउन। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा शहर नदी के किनारे स्थित है जिनका नाम शहर के नाम पे रखा गया है? ठीक है, जैसे कि यंगून, काबुल, मास्को, ये सब के सब। यंगून अपना नाम सुना ही होगा, काबुल, मास्को, तो सबके सभी होना चाहिए ऑब्वियसली। तो इनमें से सब के सब शहर का नाम, उनके नदी का नाम जो उनके शहर के नाम पे रखा गया, ये सब के सब हैं। ठीक है, भारत का कौन सा वायसराय ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया का पड़पोता था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड रिपन? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का पड़पोता थे। पूर्णिमा पर इनमें से कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता? पूर्णिमा में कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता? ठीक है, होली, रक्षाबंधन, दीपावली, बुद्ध जयंती। बता ही सकते हैं कौन सा इसमें त्यौहार होली इस पूर्णिमा में नहीं मनाया जाता है? तो वो आपका दीपावली पूर्णिमा में नहीं मनाया जाता है। बाकी होली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, बुद्ध जयंती हो गया, ये सारे के सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। स्कॉटिश आविष्कार और इंजीनियर जेम्स वाट के नाम पर SI मात्रक का नाम किसके लिए रखा गया था? विद्युत धारा के लिए, तापमान के लिए, शक्ति के लिए, बल के लिए? The SI unit of which of this is named after James Watt, Scottish inventor and the engineer? तो इसका आंसर क्या होगा? शक्ति। शक्ति के लिए इसका नाम रखा गया। किसकी कप्तानी में भारत ने अब तक सबसे अधिक टेस्ट जीते हैं? मोहम्मद अजहरुद्दीन के, विराट कोहली के, सौरव गांगुली के या MS धोनी के? किसकी कप्तानी में भारत ने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच जीते हैं? तो विराट कोहली की कप्तानी में सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच जीते गए। ओके, विराट कोहली के बारे में बता देते हैं। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट में इतिहास में सबसे अधिक कितना टेस्ट जीते हैं? वो 29 टेस्ट जीतकर सबसे सफल टेस्ट कप्तान माने हैं। आई एम सॉरी, थोड़ा सा जिसमें से रिकॉर्ड 13 विदेशी टेस्ट जीते हैं। कितने विदेशी टेस्ट जीते हैं? 13 विदेशी। टोटल कितने टेस्ट जीते हैं? तो 29 टेस्ट जीते हैं। 1965 में स्थापित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री या MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन या कोई भी नहीं? कोई थे ही नहीं। बताइए कौन थे? कोई नहीं थे या इनमें से कोई एक थे? 1965 में स्थापित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक कौन थे? तो वो आपके वर्गीज कुरियन थे 1965 में। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना आपको तो बता ही दिए हैं, क्वेश्चन में ही डिनोट था। 16 जुलाई नहीं थी, सिर्फ 1965 लिखा हुआ था, लेकिन 16 जुलाई 1965। ठीक है, और इनका मुख्यालय कहाँ है? तो इनका मुख्यालय है आपका आनंद, गुजरात में। ओके, 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में भारत के खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? षणमुखम सेठी या राजेंद्र प्रसाद थे या बलदेव सिंह थे? यस, खुद वही थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे?
तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में वो कौन थे, क्या थे? तो वो खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री थे। ठीक है, आपको बता देता हूँ उस वक्त कौन कौन क्या थे। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल क्या थे? तो होम, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग में थे। बलदेव सिंह डिफेंस में थे। डॉक्टर जॉन मिथाई ये क्या थे? तो इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज में थे। ओके, सी राजगोपालाचारी किस में थे? तो एजुकेशन में थे। और सी एच भाभा ये किस में थे? तो वर्क्स, माइंस एंड पावर्स में थे। और राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर में थे। तो अब पता हो गया तो कौन कौन से गवर्नमेंट थे। आसिफ अली रेलवे में हो गए। और उसके बाद जगजीवन राम वो लेबर में थे। लियाकत अली फाइनेंस में थे। टीटी चंडीगढ़ ये किस में थे? तो कॉमर्स में थे। अब्दुल रब निस्तार ये किस में थे? तो कम्युनिकेशन में थे। उसके बाद गजनफर अली खान ये हेल्थ में थे। और आपको बता देता हूँ कि जोगेंद्र नाथ मंडल ये लॉ में थे। ठीक है किस राजधानी शहर को हवाई जहाज़ के आकार में डिज़ाइन किया गया है? किस राजधानी शहर को किस डिज़ाइन में? तो हवाई जहाज़ के आकार की डिज़ाइन किसको? ब्यूनस आयर्स, कैनबरा, ब्राज़ील या लिस्बन? भाई कौन सा ऐसा शहर होगा जो हवाई जहाज़ के आकार के डिज़ाइन होगा? तो वो आपका ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ीलिया ऐसा शहर है जो हवाई जहाज़ के आकार के डिज़ाइन में किया गया है। ओके, ब्राज़ील के बारे में कि ब्राज़ील गोआस राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित ब्राज़ील की राजधानी है। ब्राज़ीलिया क्या है? तो ब्राज़ील की राजधानी है, लेकिन गोआस राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है वो। ठीक है, ब्राज़ील के वास्तुकार कौन है? तो लूसियो कोस्टा द्वारा हवाई जहाज़ के आकार के शहर को तैयार किया गया था। इनके हवाई जहाज़ का आकार कौन दिया था? तो लुइसो कोस्टा ने दिया था। कब दिया था? तो 1957 में ये दिया गया था। 1957 में तैयार किया गया था ये हवाई जहाज़ के आकार का। किसने कहा था कि हुनूज दिल्ली दुरस्त हुनूज दिल्ली दुरस्त यानी कि दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था? गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था, मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था, निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था या अमीर खुसरो ने कहा था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन से हैं, तो आप सबको बहुतों को तो पता ही होगा। अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर 4 अमीर खुसरो, तो गलत सोचे हैं। वो होगा आपका निज़ामुद्दीन औलिया। किसने कहा था? तो निज़ामुद्दीन औलिया। बहुतों को अमीर खुसरो को पता होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन अमीर खुसरो नहीं है, वो निज़ामुद्दीन औलिया है। दिल्ली अभी दूर है। भारत का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर था कौन? आर्यभट्ट, अप्सरा, पूर्णिमा 1 या कामिनी? भारत का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर, तो वो आपका कामिनी भारत का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर। मुगल सम्राट के जीवन पर इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? पुस्तक एक आत्मकथा है। कौन सा? यानी कि तुझे के जहांगीरी, शाहजहांनामा, हुमायूं नामा या आइन अकबरी? मुगल सम्राट के जीवन पर इनमें से कौन सा एक पुस्तक जो एक आत्मकथा है? तो वो आपका है तुझे के जहांगीरी। 26 जून 1975 को किस राष्ट्रपति ने भारत में आपातकाल घोषणा की थी? 1975 में नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद या वीवी गिरी या जाकिर हुसैन? तो फखरुद्दीन अली अहमद के शासन में भारत में आपातकाल की घोषणा की गई। कब? 26 जून 1975 को। ये थे फखरुद्दीन अली अहमद। ये कितनेवें राष्ट्रपति थे? तो 5th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि 5वें राष्ट्रपति थे इंडिया के। ठीक है, इनका शासन कब से कब रहा? तो 24 अगस्त 1974 से लेकर के 11 फरवरी 1977 तक रहे। महात्मा गांधी ने इनमें से किस कवि को राष्ट्रीय शायर की उपाधि दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को, हरिवंश राय बच्चन को या जवेंद्र चंद गोस्वामी को या लक्ष्मणाचार्य को? इनमें से किसको महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय शायर की उपाधि दी गई थी? इनमें से किस कवि को? तो वो कौन? तो झवेरचंद मेघानी को राष्ट्रीय शायर की उपाधि थी। किसने? तो महात्मा गांधी जी ने। नवाब आसफ उद्दौला से पहले अवध की राजधानी क्या थी जिसने इसे 1775 में लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था? इलाहाबाद, फैजाबाद, आगराबाद या झांसी? तो पहले अवध की राजधानी क्या थी, फिर बाद में इसे लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। कब? तो 1975 में। लेकिन उससे पहले कहाँ थी? तो उससे पहले थी आपका फैजाबाद में। फैजाबाद से स्थानांतरित करके इसे लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो शेख हसीना जावेद हैं, अशरफ गनी हैं, अब्दुल हामिद हैं या आरिफ अलवी है? तो कौन है?
अब्दुल हामिद हैं, बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति। ओके, तो मोहम्मद अब्दुल हामिद बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ये तो हम लोग को पता ही हो गया। लेकिन वो अप्रैल 2013 में अपने पहले कार्यकाल के लिए चुने गए और 2018 में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से वो चुने गए, दो बार, 13 में भी 18 में भी। पहले उन्होंने जनवरी 2009 से अप्रैल 2013 तक राष्ट्रीय संसद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो 2009 से 13 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, फिर उसके बाद फिर 13 में वो चुने गए, फिर 18 में चुने गए, दो बार वो चुने गए। वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना वजद को 6 जनवरी 2009 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था और वह देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली प्रधानमंत्री भी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा समय तक सेवा देने वाली प्रधानमंत्री कौन है? तो वो शेख हसीना, जो कि 6 जनवरी 2009 से हैं। ओके, 1785 में संस्कृत से भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चार्ल्स विकिंस था, या सर विलियम्स जॉन्स, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, कौन थे जो अंग्रेजी में अनुवाद किए थे? किसका? तो भगवत गीता का। कब? 1785 में। तो वो थे सर चार्ल्स विकिंस, जिसने अंग्रेजी में अनुवाद किए थे भगवत गीता का। एक बच्चा मुख्य रूप से खाली जगह की कमी के कारण क्वासिओर्कर बीमारी से पीड़ित हो जाता है, यानी वो किसकी कमी? लोहा की कमी, प्रोटीन की कमी, आयोडीन की कमी या विटामिन की कमी, किसकी कमी से क्वासिओर्कर बीमारी से पीड़ित हो जाता है वो? तो वो प्रोटीन की कमी से। एक बच्चा प्रोटीन ना मिलने से उसको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है क्वासिओर्कर। मैं आपको बता देता हूँ, 2 तरह की बीमारी, एक है क्वासिओर्कर, एक है मर्मस। अब डिफरेंस देख सकते हैं, ये हो गया क्वासिओर्कर मोटा वाला और ये पतला वाला हो गया मर्मस। बहुत ही घातक बीमारी है दोस्तों ये। भारतीय मीडिया में इनमें से किस महिला वैज्ञानिक को अग्निपुत्री करार दिया गया? भारतीय मीडिया में किस महिला वैज्ञानिक को? तो कल्पना चावला को, सुनीता विलियम्स को, टेसी थॉमस को या अदिति पंत को? तो दोस्त वो टेसी थॉमस को क्या गया, कौन सा अग्निपुत्री उसको करार दिया गया? किसको? तो टेसी थॉमस को। किसने? तो भारतीय मीडिया ने। ओके, ये हैं डॉक्टर टेसी थॉमस, एक भारतीय वैज्ञानिक और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में अग्नि-4 मिसाइल की पूर्व परियोजना का निदेशक है। ये समझ सकते हैं आप। वह भारत में एक मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक है जिन्हें भारत की मिसाइल वुमन के रूप में जाना गया। कितनी गर्व की बात है। तो इसे क्या? तो इसे भारत में मिसाइल वुमन के रूप में जाना गया है। इसने क्या की थी? एक मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। अग्नि-4 की निदेशक भी है ये, अग्नि-4 मिसाइल के पूर्व परियोजना के। ओके, ये है अदिति पंत। ये क्या है? एक भारतीय समुद्र विज्ञानी है। ये समुद्र विज्ञानी है, ठीक है। वह 1983 में भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अंटार्कटिका जाने वाली पहली भारतीय महिला। समझ सकते हैं, ये पॉइंट है। 1983 में भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अंटार्कटिका जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो आपका अदिति पंत। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर उत्तराखंड में एक जिला है? तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, उधम सिंह, सुखदेव, यानी ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके नाम पर उत्तराखंड में एक जिले का नाम है? तो वो आपका उधम सिंह के नाम पर उत्तराखंड में एक जिले का नाम किया। ओके, उधम सिंह नगर जिले को कब किया गया? तो वो अक्टूबर 1995 में नैनीताल जिले को काट कर बनाया गया। कौन से जिले को? तो नैनीताल जिले को काट कर बनाया गया और इसका नाम शहीद उधम सिंह के नाम पर रखा गया था, जिन्हें जनरल और डायर की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो उधम सिंह जिसने क्या किया था? तो जनरल और डायर की हत्या कर दी था, उसी के नाम पर नैनीताल जिले को काट करके उसका नाम उधम सिंह नगर जिले का नाम रखा गया। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो ब्रजेश मिश्रा, JN दीक्षित, MK नारायण या अजित डोभाल। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो वो कौन थे? ब्रजेश मिश्रा, पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ओके, ब्रजेश मिश्रा को भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। पढ़ ही लिए हम लोग क्वेश्चंस में। वह पद 19 नवंबर 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा बनाया गया था और विश्व मंच पर भारत के उत्थान के साथ साथ वर्षों से ये प्रभावशाली और शक्तिशाली होता गया।
महात्मा गांधी के असहयोग के आह्वान के जवाब में इनमें से किस लेखक ने अपनी सरकारी नौकरी ही छोड़ दी थी? तो रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मुंशी प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद? इनमें से किस लेखक ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी? क्यों? महात्मा गांधी के असहयोग के आह्वान की जवाब की वजह से। तो वो थे आपका कौन? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। इनमें से कौन सी नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से होकर बहती है? रामगंगा, मंदाकिनी, अलकनंदा या भागीरथी? इनमें से कौन सी नदी कहाँ होकर बहती है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से। तो कौन है वो? रामगंगा, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से होकर बहती है। जिम कॉर्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, जो सन 1936 में स्थापित हुआ था। 1936 में। पहले इनका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट कब स्थापित? 1936 में। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से होकर के कौन नदी बहती है? तो रामगंगा नदी बहती है। आज़ादी के बाद इस पार्क का नाम इसी नदी के नाम पर रामगंगा राष्ट्रीय पार्क रखा गया था। एक बार आज़ादी के बाद इसका नाम क्या रखा गया था? तो रामगंगा राष्ट्रीय पार्क रखा गया था इसी नदी के नाम की वजह से। लेकिन 1957 में पार्क का नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया। 1957 में। अभी अहमद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग योगदान के लिए 2019 के नोबेल पुरस्कार शांति में सम्मानित किया गया। वो देश किस देश के राष्ट्रपति हैं? इथियोपिया, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं? अभी अहमद किस देश के वो राष्ट्रपति थे? इथियोपिया, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं? 2019 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो थे आपका इनमें से कोई नहीं। दुर्गा भाभी किसकी पत्नी थी जिन्होंने भगत सिंह को लाहौर से भगाने में मदद की थी? दुर्गा भाभी किसकी पत्नी थी जिन्होंने भगत सिंह को लाहौर में भगाने की मदद की थी? भगवती चरण वोहरा, प्रतुल गांगुली, सोहन सिंह जोश, बटुकेश्वर दत्त? तो वो थे आपका भगवती चरण वोहरा दुर्गा भाभी की पत्नी थी। दुर्गा भाभी पत्नी थी मतलब भगवती चरण वोहरा का, जिन्होंने भगत सिंह को लाहौर से भगाने की मदद की थी। भारत के पूर्व गवर्नर जनरल के नाम पर किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान? तो आपका उत्तराखंड में। 1961 में पहला भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता? 1961 में पहला भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ? तो कलकत्ता में किया गया। 15 अगस्त 1907 को स्वदेशी आंदोलन के हिस्से के रूप में कौन सा बैंक स्थापित किया गया था? स्वदेशी आंदोलन के हिस्से के रूप में कब? 15 अगस्त 1907 को। कौन? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन बैंक? तो इंडियन बैंक क्या किया गया? तो स्थापित किया गया था स्वदेशी आंदोलन के समय में 15 अगस्त 1907 में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी कि यूनियन बैंक को 11 नवंबर 1919 को मुंबई के एक सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था और इसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया। कब? 11 नवंबर 1919 को मुंबई के एक सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था इसका। मणिपाल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, कर्नाटक, केरल, नागालैंड? मणिपाल विश्वविद्यालय तो कर्नाटक में ये है स्थित है। कौन से विश्वविद्यालय? तो मणिपाल विश्वविद्यालय। मणिपाल विश्वविद्यालय कर्नाटक में स्थापना किया गया। कब? 1956 में हुई थी। जिससे पहले मणिपाल अकादमी ऑफ द हायर एजुकेशन यानी कि MAHE के। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो इनमें से कौन सा नेता सबसे युवा होने के साथ साथ अपने राज्य को सबसे वृद्ध मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड रखता है? सबसे युवा होने के साथ साथ सबसे वृद्ध मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड रखता है? ND तिवारी, प्रकाश सिंह बादल या M करुणानिधि या प्रेम कुमार धूमल? इनमें से कौन सा नेता है जो वृद्ध मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड रखता है? तो वो कौन है आपका? तो वो है प्रकाश सिंह बादल वृद्ध मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड रखता है। ये है प्रकाश सिंह बादल। इन्हें देख रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल का जन्म कब हुआ है? तो वो उसका जन्म हुआ है 8 दिसंबर 1927 को
एक भारतीय राजनीतिक हैं, वो क्या है, वो एक भारतीय राजनीतिक हैं जो 1970 से लेकर के 71 तक, और फिर 77 से लेकर के 1980 तक, और फिर 1997 से 2002 तक, माय गॉड, और 2007 से लेकर के 17 तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे युवा होने के साथ साथ सबसे वृद्ध मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड, बिल्कुल सही बात है। चीन का राष्ट्रीय पशु कौन है? सिंधी डॉल्फिन, विशाल पांडा, या लाल पांडा, या ड्रैगन। इनमें से कौन चीन का राष्ट्रीय पशु है? तो विशाल पांडा चीन का राष्ट्रीय पशु है। ये है विशाल पांडा, चीन का राष्ट्रीय पशु विशाल पांडा, यानी कि एल्यूरोपोड मेलेनोका, जो दक्षिण मध्य चीन का मूल निवासी है। मानव हाथ में एकमात्र उंगली कौन सी है जिनमें 2 हड्डियां हैं? फोरफिंगर, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, या थंब, तर्जनी अंगुली, छोटी अंगुली, रिंग फिंगर, अंगूठा, कौन सा जिसमें सिर्फ 2 हड्डियां हैं, कौन सी उंगली में? तो आपका थंब, अंगूठा में सिर्फ कितनी हड्डियां हैं? तो 2 ही हड्डियां होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस जगह को क्या कहते हैं? सबसे छोटी रिंग फिंगर को तो क्या कहते हैं? इसको पेलेंगस कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हैंड बोन्स देख सकते हैं, यहाँ पे सारी हड्डियाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब प्रत्येक हाथ में 14 फलांगे हैं। तो प्रत्येक हाथ में कितने फलांगे? तो 14 फलांगे हैं। 3 प्रत्येक लंबी उंगली में स्थित होती है और 2 अंगूठे में स्थित होती है, ठीक है दोस्तों। इनमें से किस राज्य में एक से अधिक महिला मुख्यमंत्री रही है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। किस राज्य में एक से ज़्यादा महिला मुख्यमंत्री रही है? तो उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री एक से ज़्यादा रही है, ठीक है। थियोफॉस्फेट एक क्या है? एक है एंटीऑक्सीडेंट है, ड्रग्स हैं, पॉइजन है, या हार्मोन है? क्या है थियोफॉस्फेट? क्या है? ओके, तो थियोफॉस्फेट क्या है? तो एक जहरीला चीज़ है, यानी कि वो पॉइजन है थियोफॉस्फेट। आपको मैं बताता हूँ, वीएक्स ऑर्गोफॉस्फस वर्ग में एक बेहद जहरीला सिंथेटिक रासायनिक यौगिक है, विशेष रूप से थियोफॉस्फेंटा तंत्रिका एजेंटा श्रेणी में इसे रासायनिक युद्ध में सैन्य के उपयोग के लिए विकसित किया गया था। किसके लिए? तो सैन्य उपयोग के लिए, ठीक है। वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो कैलाश सत्यार्थी को, वर्गीस कुरियन को, राजेंद्र सिंह को, या सलीम अली को। किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन है? तो राजेंद्र सिंह वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। यह है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को भारत में राजस्थान राज्य में एक नायक माना जाता है, जो दशकों से सूख चुकी 5 नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए अकेले थे। जो नदी पूरी तरह से सूख चुकी थी, उसे फिर से जीवित करने के लिए ये राजेंद्र सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा। राजेंद्र सिंह राजस्थान के, इसलिए इसको राजस्थान के नायक माना जाता है। निम्न में से किस झील को हनीमून झील कहा जाता है? टिटिकाका, सुपीरियर, लोकटक, या डल। इनमें से कौन सी झील को हनीमून झील? तो टिटिकाका को हनीमून झील कहा जाता है। बहुत ही विचित्र नाम है इनका। ओके, टिटिकाका झील, अब देख सकते हैं यहाँ पे टिटिकाका झील बोलिविया और पेरू की सीमा पर एंडीज़ में एक बड़ी गहरी झील है, जिसे दुनिया में सबसे ऊंची नौगमन झील कहा जाता है। ओके, जल की मात्रा और सतह के क्षेत्र के अनुसार यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, यानी कि बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर और बाई सरफेस एरिया द लार्ज लेक इन साउथ अमेरिका का सबसे बड़ी झील। जल की मात्रा में भी, सतह के आधार में भी ये अमेरिका का सबसे बड़ी झील है। इसे देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है लेक टिटिकाका, वाकई खूबसूरत है ये। लेड पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है? 0%, 100%, 77 या 65%? 0%। लेड पेंसिल में शीशे का प्रतिशत 0% होता है, क्योंकि इसमें शीशे होते नहीं, ग्रेफाइट होते हैं। पृथ्वी के नज़दीक भारी पिंड खाली जगह हैं, शुक्र, बुध, चंद्रमा, मंगल। पृथ्वी के नज़दीक में भारी पिंड कौन से हैं? तो आपका चंद्रमा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक भारी पिंड चंद्रमा है। चंद्रमा एक खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी का एकमात्र अस्थायी प्राकृतिक उपग्रह है। ये सौरमंडल का सबसे 5वां बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ये एक खगोलीय पिंड है जो
प्राकृतिक उपग्रह है अस्थाई, एकमात्र अस्थाई। निम्नलिखित में से किस नदी को प्रसन्नता का दाता कहा जाता है? नर्मदा, गंगा, गोदावरी, सिंधु। इनमें से किस नदी को प्रसन्नता का दाता कहा जाता है? तो नर्मदा को प्रसन्नता का दाता कहा जाता है। नर्मदा का उद्गम नर्मदा कुंड नामक एक छोटा सा जलाशय है जो 1057 मीटर है, ठीक है। उनकी फीट में है, 3467.8 फीट की ऊंचाई पर है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी पर यह स्थित है। कौन? नर्मदा। संस्कृत भाषा में नर्मदा का अर्थ होता है प्रसन्नता का दाता। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों के पुरस्कार के विजेता हैं? नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, दोनों के दोनों। सी.वी. रमन, अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, ये सब के सब। तो ये दोस्त नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न सबके सबको मिले हैं, सी.वी. रमन को भी, अमर्त्य सेन को भी और मदर टेरेसा को भी, ठीक है। ये है सी.वी. रमन। सी.वी. रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए, रमन इफेक्ट के लिए उसे 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था उसका, और उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1954 में उसे भारत रत्न, 1930 में उसे भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार, 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार और 1954 में भारत रत्न। तो ये था हमारा आज का 41 क्वेश्चंस। कैसा लगा? अच्छा लगा तो यार प्लीज़ लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होंगे, हमें हौसला मिलेगी और हम और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ सिर्फ एक ही लाइक की बात है, कमेंट है, सिर्फ अपने दोस्तों को शेयर करना है। इतना सा तो कर ही सकते हैं कम से कम हम लोगों के लिए। तो चलिए आज का यही रहा, फिर अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।